नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार सेशन में। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स टीम से। ईयर एंड आ गया है एंड हमारे जो भी अकाउंट्स है वो कम्प्लीटली सही तरीके से एक्यूरेट कंप्लीट करके आगे जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसमें मूव होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हमारा जो भी वेबिनार हो रहा है वो हम ट्रेनर सेंट्रल की वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं जो कि ज़ोहो का इन हाउस एप्लीकेशन है। सो आज का जो वेबिनार रहेगा वो कम्प्लीटली हमारे जो भी ईयर एंड है फाइनेंशियल ईयर एंड से रिलेटेड रहेगा। किस तरीके से आप और क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है आपका नया फाइनेंशियल ईयर में मूव होने से पहले और क्लोजिंग के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग में हमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें डालनी होती है। जैसे कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर है या आप एक अकाउंटेंट है या कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल से रिलेटेड है तो आपको जो है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या-क्या होती है ईयर एंड में वो आज हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हमारे साथ अनिल है जो कि आज की पूरे सेशंस को कवर करने वाले हैं। ओवर टू यू अनिल। थैंक यू सो मच पुष्पा। और सभी अटेंडीज को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल है और मैं ज़ोहो बुक्स का एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। तो आज के इस सेशन में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ज़रिए आप काफ़ी आसानी से और बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल ईयर को एंड कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में। सो बेसिकली आपको जैसे पता है कि अभी फाइनेंशियल ईयर अभी नज़दीक है, तो आप सभी अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज़ करने में ऑलरेडी आप वर्क कर ही रहे होंगे। तो आज के इस सेशन पे जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, उसके ज़रिए आप ये इंश्योर कर सकते हैं या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हो रहे हैं और कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, ताकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से एंड होके और पुराने फाइनेंशियल ईयर को एंड करके नए फाइनेंशियल ईयर पे आप बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकें। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पे ही अगर कुछ गड़बड़ हो, तो नए फाइनेंशियल ईयर पे आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के इस सेशन पे हम जो हमारा जो एजेंडा है वो बेसिकली हम कवर करेंगे ईयर एंड क्लोजिंग पे जो-जो आपको चीज़ें करनी है और फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में क्या करने हैं। तो ये 2 चीज़ें आज कवर करेंगे। तो ईयर एंड क्लोजिंग के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हम रिसीवेबल्स और पेएबल्स मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फिर आपकी इन्वेंटरी रिवैल्यूएट क कैसे होती है उनको चेक करेंगे। देन अगर आपने कोई ट्रांज़ैक्शंस क्रिएट किए हैं किसी अकाउंट में, तो उनको अगर किसी दूसरे अकाउंट में मूव करना है या ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो हम वो भी चेक करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन चेक करेंगे कि आपके सारे बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली रिकंसाइल हुए हैं कि नहीं। करेंसी एडजस्टमेंट, ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग, जीएसटी फाइलिंग और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे आप उनको शेड्यूल करके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और उसी के दूसरे सेशन पे हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें आप अपने ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो मैनुअली हो, ऑटोमैटिकली हो। आप अपने प्रॉफ़िट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने जो बजट्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बिना किसी देरी के आज हम अपना वेबिनार सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि जैसे अकाउंटिंग जो रहती है, उसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है या मॉड्यूल रहता है, वो सेल्स और परचेसेस का रहता है, जिसके ज़रिए आप अपने जैसे आप सेल्स इनवॉइसेस वगैरह बुक करते हैं, तो उसके आपके रेवेन्यू इनकम जो है वो बुक होते हैं। और जो आपके परचेसेस हैं उसके अंदर में हम आपके जो परचेस मॉड्यूल के अंदर हम अपने एक्सपेंसेस, परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के। तो इन्हीं के बेसिस में आपके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह वो क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको अपनी सेल्स बुक करनी होती है, तो हम सेल्स इनवॉइसेस मॉड्यूल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सारे इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, राइट? तो जो भी इनवॉइसेस आपको इस व्यू के अंदर में देखते हैं। अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर आपको चेक करना हो कि सारे इनवॉइसेस प्रॉपर्ली क्रिएटेड हैं, उनका स्टेटस जो है पेड है या फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो उनका स्टेटस प्रॉपर है कि नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है कि कोई भी इनवॉइस जो है उसका स्टेटस जो है ड्राफ्ट में नहीं होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। और इसके अलावा आपका कोई भी इनवॉइस जो है उसका स्टेटस अप्रूव्ड या पेंडिंग फॉर अप्रूवल भी नहीं होना चाहिए। आप उसे सेंट स्टेटस पे रख सकते हैं या फिर वो पेड हो सकता है या ओवरड्यू इन स्टेटस में रख सकते हैं आप इनवॉइसेस। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऑल इनवॉइसेस की जगह में हम ड्राफ्ट इनवॉइस का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ़ अप्रूव्ड का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेंडिंग फॉर जो अप्रूवल होता है उसका फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं हम। या फिर इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे टॉप में एडवांस सर्च पे जाके
यहाँ पर हम स्टेटस के बेसिस में और डेट रेंज के बेसिस में भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइसेज़ आ जाए, तो हम यहाँ पे डेट रेंज ले लेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर का पूरा सेलेक्ट करके और ड्राफ्ट इनवॉइसेज़ अगर आपको सर्च करना है या फिर जो भी आपके ड्राफ्ट इनवॉइसेस पहले हम सर्च कर लेते हैं, तो जैसे ड्राफ्ट इनवॉइसेस सर्च किए, तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे स्टेटस जो है इनके इस तरीके से देख रहे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी इनवॉइसेस आपके ड्राफ्ट स्टेटस में हैं, उनको आप सेलेक्ट करके मार्क एज़ सेंड करें, तभी इनका इम्पैक्ट जो है आपके रिपोर्ट्स में आएगा और तभी ये सारे आपकी फाइलिंग वगैरह हर जगह में ये दिखते हैं आपके। और तभी इससे आपके सेल्स और इनकम जो रेवेन्यू होती है, वो भी आपको शो करेंगे। इसके अलावा सेल्स इनवॉइसेस के अलावा आपको ऑल्सो मेक श्योर करना है कि जो भी सेल्स ऑर्डर है, अगर उनका स्टेटस कन्फर्म्ड आपने क्रिएट कर रखा है, तो उनको आपने क इनवॉइस में कन्वर्ट किया है कि नहीं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के लिए आपको अगर कोई पैकेजेस क्रिएट करने हैं, शिपमेंट्स करने हैं, तो वो बने हैं कि नहीं बने, वो भी आपको चेक करना ज़रूरी रहता है। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, जिसमें आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं, देन पैकेजिंग, शिपमेंट्स वगैरह या फिर कोई भी ई-कॉमर्स बिज़नेस आपका जिसमें ये सारी प्रोसेस होते हैं, तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके हुए हैं और जो स्टेटस है इनवॉइस सेल्स ऑर्डर का, वो आपका क्लोज़्ड में है या फिर इनवॉइस्ड में है। तो स्टेटस उनका नॉट इनवॉइस्ड या फिर पेंडिंग इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा सेल्स मॉडल के अलावा हम टाइम ट्रैकिंग मॉडल पे भी देख लेते हैं कि जो भी टाइम शीट वगैरह रहते हैं, जैसे आपकी बिज़नेस है, वो आप प्रोजेक्ट बेसिस में इनवॉइसिंग करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए और आप प्रोजेक्ट में जो भी आपके वर्क हुए रहते हैं, जैसे एम्प्लॉयी ने कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसमें जो भी वर्क किया है उसके लिए, तो हम यहाँ पे इस व्यू के अंदर में देख सकते हैं कि कौन-कौन से जैसे हम ऑल करते हैं, तो सारे टाइम शीट आ जाते हैं, ठीक है? तो हम जो है यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, डेट फ़िल्टर का एडवांस सर्च में जाके जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। राइट साइड में भी एक सर्च का आइकन रहता है, यहाँ से भी हो सकता है या फिर हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी जो टाइम शीट है उसका स्टेटस अभी अनबिल्ड दिख रहा है जिसके लिए आपको बिलिंग करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम शीट एंट्री को सेलेक्ट करके क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके अनबिल्ड जो भी आपके टाइम शीट है उनके लिए इनवॉइसेस क्रिएट हो जाएँगे जिनसे फिर आपकी जो रेवेन्यू है वो बुक हो जाएँगे। इसके अलावा सेल्स मॉडल के अंदर में ही आपको रिकरिंग इनवॉइसेस का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली रिकरिंग इनवॉइसेस का जो वर्क होता है वो ये रहता है कि जैसे अगर आप कोई कंटिन्यूअसली महीने में या वीकली आप कोई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई सर्विस बिज़नेस है, आप अपने कस्टमर्स के लिए इनवॉइसेस बनाते हैं हर महीने, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें रिकरिंग कर सकते हैं। तो जैसे नए फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होती है, तो आप चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ही हम एक ही बार में रिकरिंग प्रोफाइल बना दें और हर महीने जो है ऑटोमैटिकली क्रिएट होता जाए। तो हम उसके लिए न्यू पे चले जाएँगे यहाँ पे। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम कोई एक कस्टमर का नाम लेते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का नेम डाल देंगे, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और रिपीट में आप फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे कि कैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम मंथली ले लिया हमने, स्टार्ट डेट में हम डाल देंगे कि जैसे हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर एक एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप चाहते हैं इसे तो फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट डाल दीजिएगा और नेवर एक्सपायर का अगर नहीं कोई डेट फिक्स नहीं है एंड के लिए, तो आप नेवर एक्सपायर भी डाल सकते हैं। एक बार ये हो जाए, तो आप नीचे आइटम डिटेल्स में अपनी जो भी सर्विस डिटेल्स है वो डाल देंगे और उसके बाद क्वांटिटी और क्वांटिटी में 1 रखेंगे और रेट में मेंशन कर देंगे कि क्या सर्विस के चार्जेस हैं, उनकी जीएसटी वगैरह डाल के सेव कर देंगे। तो इस तरीके से एक रिकरिंग प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है और आपने जो इसके लिए फ्रीक्वेंसी सेट की होंगी, उनके बेसिस में ऑटोमैटिकली आपकी इनवॉइसेज़ ज़ोहो बुक्स में जनरेट हो जाती हैं और ये कंटीन्यूअसली जनरेट होते जाएँगे जो आपने एंड डेट डाला है उसके बेसिस में। तो अगर आपने एंड डेट 1 फाइनेंशियल ईयर का ही डाला है, तो 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद ये क्लोज़ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपने नेवर एक्सपायर डाला है, तो ये कंटिन्यू क्रिएट होता ही जाता है। तो इसी बेसिस में ये वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपने जैसे इनवॉइसेस वगैरह बना रखे हैं और आपको ये चेक करना है कि कौन से इनवॉइसेस हैं जिनकी अभी तक आपको पेमेंट्स नहीं आए हैं, ताकि आप उनको कस्टमर से बात करके उनके लिए पेमेंट कलेक्ट कर सकें और उन इनवॉइसेस को क्लोज़ करके नए नए फाइनेंशियल ईयर पे जा सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनवॉइस में क्लिक करके हम पार्शियली पेड या ओवरड्यू इनवॉइसेस इनको सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टेटस है उनका दिख रहा है यहाँ पे कि ओवरड्यू बाय 700 डेज़, 415 डेज़। तो इन इनवॉइसेस के लिए हम कस्टमर से बात करके उनके लिए पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर डेट रेंज पे चाहिए, तो जैसे मैंने बताया था आपको एडवांस सर्च पे
पे जाके यहाँ पे हम डेट रेंज के बेसिस में और स्टेटस जो है ओवरड्यू करके हम सर्च करेंगे और इसके बेसिस में जब सारे इनवॉइसेस आ जाए तो आप उन कस्टमर से डिस्कस कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आपको रिपोर्ट्स में भी मिल जाती है। अगर आपको चेक करना है कि किस कस्टमर से कितने अमाउंट लेने बाकी है, तो हम रिसीवेबल्स रिपोर्ट में जाके हम एआर एजिंग समरी के अंदर भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किस कस्टमर से कितने अमाउंट लेने बाकी हैं और उनके वो कितने-कितने दिन से पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भी दिख जाते हैं आपको। तो बेसिकली अगर कोई भी पेमेंट आपको कलेक्ट करना है तो पेंडिंग पेमेंट्स जैसे आप कस्टमर से बात कर लें उसके बाद रिकॉर्ड कर जैसे आपको पेमेंट रिसीव हो जाए तो इनवॉइस को ओपन करके उसी पे क्लिक करना है और यहीं पे आप रिकॉर्ड पेमेंट करके उनकी पेमेंट रिकॉर्ड करके इनवॉइस को क्लोज कर देंगे। और अगर बल्क में पेमेंट रिसीव करना है आपको तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप कस्टमर के लिए जो है उनके सारे जो भी इनवॉइसेस होंगे वो अनपेड इनवॉइसेस उनके लिए पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्क में। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कस्टमर से कुछ आपको एडवांसेस रिसीव हुए हैं या फिर कुछ क्रेडिट नोट्स वगैरह है जिनको अभी कहीं पर अप्लाई नहीं किया, तो वो आपको उनको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही आप उनको अप्लाई कर सकते हैं या कुछ एडवांसेस है तो या उनको इनवॉइसेस में अप्लाई करें या कस्टमर को रिफंड कर दें उनसे। तो ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम रिपोर्ट सेक्शंस पे जाएँगे। रिपोर्ट्स के अंदर में ही हमें रिसीवेबल्स में चले जाना है। तो रिसीवेबल्स में आने के बाद हमें कस्टमर बैलेंस समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस रिसीव और क्लोजिंग बैलेंस ये पहले से ही रहते हैं। बाकी के ये जो 3 लास्ट के कॉलम्स दिख रहे हैं आपको अनयूज्ड एडवांस पेमेंट, क्रेडिट नोट बैलेंस और जर्नल क्रेडिट, ये जो है हमने ऐड किए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमाइज़ रिपोर्ट कॉलम पे क्लिक करके इन कॉलम्स को अवेलेबल कॉलम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये नीचे की जो 3 कॉलम्स ऐड हो जाएँगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस कस्टमर के कितने-कितने एडवांसेस बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कस्टमर है अक्षय अब्राहम, इनके नाम पे कुछ क्रेडिट नोट के बैलेंसेस है, कुछ जो अनयूज्ड एडवांस पेमेंट है, वो दिख रहे होंगे आपको। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन पे क्लिक करके कस्टमर के लेजर ओपन कर सकते हैं और यहीं से इन अमाउंट्स को जो कस्टमर्स के जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस वगैरह हैं, उन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ अनयूज्ड एडवांस पेमेंट है और आगे कोई उनके साथ में कोई भी बिज़नेस नहीं होने वाला है कस्टमर के साथ में और आपको वो इनको रिफंड करना है, तो हम जो भी पेमेंट है उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे रिफंड भी कर सकते हैं। तो रिफंड पे क्लिक करने के बाद किस अकाउंट से आपको रिफंड इश्यू करना है या कैश से करना है तो कैश अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक है तो बैंक सेलेक्ट करके आप इसे रिफंड को इश्यू कर देंगे अपने कस्टमर्स को। तो इससे ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी पेंडिंग बैलेंसेस जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे कैरी फॉरवर्ड ना हो और सारे जो भी बैलेंसेस है वो इसी फाइनेंशियल ईयर पे ही क्लोज़ हो जाए। और आगे फर्दर बिज़नेस करना है तो आप इसे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी अप्लाई टू इनवॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनवॉइस आपने जो क्रिएट की है अगर आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई पेमेंट रिसीव नहीं होने वाली है, मान लीजिए कि जो कस्टमर हैं उनके साथ आपके कोई भी फर्दर बिज़नेस नहीं हो रहा है और इनवॉइस की पेमेंट जो है काफ़ी समय से पेंडिंग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरड्यू बाय 700 डेज़ यहाँ पे देख रहे हैं। तो वैसे मान लीजिए कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर पे उस कस्टमर से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और आपको पता है कि वो अब वो रिसीव नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे इन इनवॉइसेज़ को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ करने पे क्या होगा कि ये जो अमाउंट आपके इनवॉइस के रिसीवेबल्स में दिखता है, ये बैड डेब्ट अकाउंट में ऑटोमैटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है, जस्ट राइट ऑफ ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट ऑफ डेट डाल देंगे जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड है कोई भी एक डेट डाल सकते हैं और रीज़न डाल देंगे किस रीज़न के कारण राइट ऑफ कर रहे हैं। एक बार राइट ऑफ हो जाए, तो आपकी जो इनवॉइस है वो उसकी जो बैलेंसेस है वो बैड डेब्ट में मूव हो जाएँगे। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। आज के डेट में हम एक राइट ऑफ कर रहे हैं बैलेंस को। तो जैसे हम राइट ऑफ करेंगे इनवॉइस का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख पाएँगे कि ये जो बैलेंस है वो बैड डेब्ट अकाउंट में मूव हो जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने जो भी रिसीवेबल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। नाउ सेम जैसे हमने रिसीवेबल्स के बारे में डिस्कस किए वैसे हमारे पेएबल्स मैनेजमेंट के लिए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आपके बिल्स और एक्सपेंसेस हैं वो आपने ज़ोहो बुक्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए हों। तो ऐसा ना हो कि कोई भी आपके पास आपने जो भी परचेज़ किए हैं उनके बिल्स आपने अपलोड कर दिए या डॉक्यूमेंट्स मॉड्यूल पे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं सारे बिल्स पर उनको आपने ऐड नहीं किया ज़ोहो बुक्स में। तो यहाँ से ऐड टू का ऑप्शन आता है न्यू बिल या न्यू एक्सपेंस करके। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐड कर दिया पर उनको बिल्स में कन्वर्ट करना भूल गए, उनको ऐड करना भूल गए। तो इस तरीके के जो भी फाइल्स वगैरह हैं उनको आप चेक कर सकते हैं और जो भी आपके बिल्स पेंडिंग हैं उनको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बिल्स मॉड्यूल पे या एक्सपेंस मॉड्यूल पे। तो एक बार वो बिल्स वगैरह क्रिएट हो जाए
तो उनकी जो इम्पैक्ट है वो फिर आपके रिपोर्ट में प्रॉपर आने लगेंगे। तो आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी बिल्स और एक्सपेंसेस एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए आपके। इसके अलावा जो एडवांसेस आप पे करते हैं वेंडर को और इसके कुछ आपको वेंडर क्रेडिट्स मिले हुए हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो जैसे एडवांसेस आपको रिसीव हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि जैसे पेमेंट्स मेड में जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी अनयूज्ड एडवांस पेमेंट होता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अनयूज्ड अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपने वेंडर को पेमेंट किए हैं और वो जो है अभी अनयूज्ड में है, तो जभी भी फ्यूचर में बिल बनता है तो हम उन पे अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बिल तो क्रिएट किए हैं, एडवांस भी पेमेंट किए पर उनको अप्लाई करना भूल गए, तो अप्लाई किसी कारण से नहीं हो पाया अभी तक। तो आप उनको क्लिक करके अप्लाई टू बिल्स कर देंगे और अगर मान लीजिए कि आपने एडवांस तो पेमेंट किया था पर किसी कारण से फर्दर कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाया और आपको रिफंड इश्यू कर दिया गया वेंडर की तरफ से, तो आप इसके लिए रिफंड यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो जैसे रिफंड पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा कि किस अकाउंट में आपको रिफंड मिला है। आप पेटी कैश या बैंक वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और किस डेट में आपके बैंक में रिफंड इश्यू हुई थी, वो डेट आप सेलेक्ट करके इसे सेव कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपका जो भी क्रेडिट्स मिला हुआ है वेंडर की तरफ से, जैसे कि कोई हो सकता है कि ये पोस्ट परचेज़ डिस्काउंट वगैरह के लिए कुछ क्रेडिट्स वगैरह इश्यू किए गए हों। तो कुछ भी क्रेडिट्स हैं, तो उनको अगर हमने चेक करना है कि कि कितने क्रेडिट्स वगैरह अवेलेबल है वेंडर के या एडवांसेस ही मान लीजिए कि कितने एडवांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेम वैसे ही रिपोर्ट्स में जाएँगे जैसे हमने रिसीवेबल्स के लिए चेक किया था, वैसे हम क्या करेंगे कि पेएबल्स पे क्लिक करेंगे और पेएबल्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वेंडर बैलेंस समरी एक रिपोर्ट है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनयूज्ड एडवांस पेमेंट, डेबिट नोट बैलेंस, डेबिट नोट बेसिकली आपका वेंडर क्रेडिट रहता है, तो और जर्नल क्रेडिट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ भी इस तरीके के क्रेडिट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उस कस्टमर के नाम पे वेंडर के नाम पे सॉरी क्लिक करके और यहाँ पे अनयूज्ड क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और कोई अगर क्रेडिट नोट के थ्रू अगर आपके क्रेडिट्स इश्यू हुए हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके के अप्लाई टू बिल्स का ऑप्शन आ जाएगा और कोई एक्सेस एडवांस पेमेंट है, तो वो उसमें भी अप्लाई टू बिल्स का ऑप्शन आता है। तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और क्रेडिट नोट्स के लिए भी हम इसी तरीके से अगर रिफंड इश्यू हुआ है, तो हम रिफंड यहाँ से बुक कर सकते हैं। एक बार वेंडर क्रेडिट ओपन हो जाए, तो या तो अप्लाई टू बिल कर सकते हैं या रिफंड का इश्यू कर सकते हैं यहीं से। इसके अलावा जैसे हमने सेल्स इनवॉइसेस में राइट ऑफ किया था कि आगे कस्टमर से इनवॉइस के लिए पेमेंट रिसीव नहीं होने वाली है, तो हम उसके उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो वैसे ही अगर वेंडर के किसी बिल के लिए अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए हम अगर उस बिल को राइट ऑफ करना चाहें, तो उसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट के जैसा हमने इनवॉइसेस में देखा था, यहाँ पे कोई राइट ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्स के लिए राइट ऑफ का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जर्नल एंट्रीज़ बुक कर सकते हैं, मैनुअल जर्नल बुक करेंगे। उसके लिए हमें अकाउंटेंट मॉड्यूल पे आना है, यहाँ पे हम मैनुअल जर्नल पे चले जाएँगे और हमने एक ऑलरेडी एक जर्नल एंट्री पोस्ट की है ताकि जो भी एंट्री करते समय ज़्यादा समय ना लगे, तो हम इसे आपको एडिट करके दिखा देते हैं। तो बेसिकली हमें जर्नल एंट्री क्रिएट करना है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रीज़न कि किस लिए हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, आप वेंडर की बिल नंबर वगैरह डाल देंगे जिसके लिए हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स पेएबल सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं राइट ऑफ वेंडर बैलेंस और उस वेंडर का नाम डालेंगे जिनके जो बैलेंसेस हैं हमें राइट ऑफ करने हैं, ठीक है? और उनकी जो अमाउंट वगैरह है वो डेबिट बैलेंस में डाल देंगे और जो भी जिस अकाउंट में हमें इसे शो करना है, इसकी जो क्रेडिट एंट्री है, वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अदर चार्जेस एक इनकम अकाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप इसके लिए कोई भी एक कोई भी इनकम के अंडर में, कोई भी अदर इनकम के अंडर में एक अकाउंट बना के उसमें शो कर सकते हैं। तो एक बार ये एंट्री आपने एंट्री कर दी है और आपने एक बार सेव कर दिया इसे, तो सेव करते ही यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आ जाता है अप्लाई वेंडर क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और कोई भी पेंडिंग बिल है तो उसमें आप अप्लाई टू बिल करके उसे क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर वेंडर की बिल है जिसके लिए आप फर्दर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जर्नल एंट्री से क्रेडिट रेज़ करेंगे और उसे बिल में अप्लाई कर देंगे और जो भी क्रेडिट अमाउंट है उसे जिस अकाउंट में आपको शो करना है इनकम अकाउंट में, वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से वेंडर जो बिल है वो क्लोज़ हो जाएँगे। तो अभी हमने रिसीवेबल्स और पेएबल्स अभी चेक किया। इसके अलावा इन्वेंटरी आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको अपनी इन्वेंटरी भी एक बार रिवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए कि जो भी आपके स्टॉक्स में आइटम्स हैं वो प्रॉपर्ली मतलब सेल के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ कभी ऐसा रहता है कि आपके पास स्टॉक में तो कुछ क्वांटिटी जैसे मान लीजिए कि आपके स्टॉक में 100
क्वांटिटी अवेलेबल है, पर उनमें से कुछ जो है पहले से ही डैमेज है या एक्सपायर्ड है, जिनको आप आगे सेल नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होते समय आप क्या कर सकते हैं कि कुछ इन्वेंटरी एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी डैमेज गुड है, एक्सपायर्ड गुड्स हैं, उनको आप रिमूव कर सके अपने इन्वेंटरी से। तो इन्वेंटरी एडजस्टमेंट पे जाके आप 2 तरीके से इन्वेंटरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या वैल्यू एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी एडजस्टमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले रीज़न डाल देंगे, कोई भी रीज़न आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं। तो जैसे हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, तो जैसे क्वांटिटी अवेलेबल आपको 46 दिख रहे हैं, पर किसी कारण से 5 क्वांटिटी डैमेज हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -5 करके इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अवेलेबल क्वांटिटी ऑन हैंड जो नहीं है, वो आ जाएगी 41 क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि जिनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है, पर क्वांटिटी तो उतनी ही है आइटम की, पर किसी कारण से अभी फर्दर जब आप सेल करेंगे तो उनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले आप सेल कर रहे थे। तो उसमें हम वैल्यू एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जो भी आइटम है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी जो करंट वैल्यू क्या है और कितनी वैल्यू एडजस्ट करनी है या फिर चेंज्ड वैल्यू क्या है वो डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर चेंज्ड वैल्यू डाल रहे हैं, तो इस तरीके से हम चेंज्ड वैल्यू मेंशन करेंगे, तो एडजस्टेड वैल्यू यहाँ पे शो करने लगेंगे कि कितनी वैल्यू जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो 50,000 यहाँ पे एडजस्ट वैल्यू हो गए। तो इस तरीके से सारे आइटम्स में आपके जो है वैल्यू एडजस्टमेंट करके आप सेव कर सकते हैं। तो इससे इंश्योर कर सकते हैं कि सारे जो भी प्रोडक्ट आपके इन्वेंटरी में है वो प्रॉपर्ली रेडी फॉर सेल है, ताकि इससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो कि आपके मतलब आगे सेल उनको नहीं करेंगे। एक तरीके से वो लो परफॉर्मिंग आपके आइटम्स हैं जिनके लिए ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं। तो आगे कोई सेल नहीं होने वाला है, उनके लिए आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उन आइटम्स को। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन आइटम्स को सिंपली सेलेक्ट करके और यहाँ पे मार्क एज़ इनएक्टिव कर सकते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित कर सकते हैं आप कि आने वाले जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उन पे जो आइटम है वो ना दिखे आपको, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा जो भी आप एंट्रीज़ पोस्ट करते हैं, तो जैसे कोई आपने एक्सपेंस ट्रांज़ैक्शन पोस्ट किए हैं या कोई भी सेल्स एंट्री वगैरह पोस्ट किए हैं, तो उन अकाउंट्स को भी हम चेक करेंगे कि जो भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर अकाउंट है कि नहीं है। तो अगर ऐसे कोई अकाउंट है जिनको फ्यूचर पे आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, जैसे कि आपने कोई लोन के लिए कोई अकाउंट क्रिएट किए हैं और उन पे एंट्रीज़ वगैरह पोस्ट किए हैं, पर फ्यूचर में आप उनको यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लोन्स वगैरह ऑलरेडी क्लोज़ हो गए हैं। तो जैसे अब आपको पता है कि अकाउंटेंट मॉड्यूल में हम सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। तो अकाउंटेंट मॉड्यूल पे क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करने पे सारे अकाउंट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो जो भी अकाउंट आपको क्लोज़ करने होते हैं, हम उन अकाउंट पे क्लिक, जैसे लोन लेंड करके एक अकाउंट दिख रहा होगा, तो हम इस पे क्लिक करके बल्क एक्शन पे जाएँगे, उसे इनएक्टिव मार्क कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी पहले के ट्रांज़ैक्शन है, वो तो सेव रहेंगे, पर फ्यूचर के जो भी एंट्रीज़ हैं, उन पे ये अकाउंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये लोन अकाउंट जो है, वो ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है। तो इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं जिनको आप क्लोज़ कर चुके हैं, बैलेंसेस क्लोज़ हो गए हैं, तो उनको इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी एंट्रीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि गलती से कोई दूसरे अकाउंट में आ गए, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड पे पता चल रहा है कि आपने कोई जो एंट्री है वो ए अकाउंट पे करनी थी पर बी में हो गई है, तो हम उनके लिए बल्क अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बल्क अपडेट फीचर पे जाएँगे और यहाँ पे फ़िल्टर एंड बल्क अपडेट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के लिए फ़िलहाल हमने एक ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अनु कमीशन अकाउंट नाम से। तो मान लीजिए कि हमने इस अकाउंट पे गलती से कमीशन बुक कर दिए हैं किसी दूसरे एम्प्लॉयी के लिए भी। वो सारे कमीशन एक ही अकाउंट में बुक कर दिए, पर एक्चुअली इनमें से कुछ जो कमीशन है वो हमें दूसरे अकाउंट में बुक करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे एंट्रीज़ को एक-एक करके तो एडिट नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उन एंट्रीज़ को या तो बल्क में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिन एंट्रीज़ पे चेंजेस करने हैं, उन एंट्रीज़ को सेलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नई अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट में हमें मूव करना है इन ट्रांज़ैक्शन को। जैसे हम सेलेक्ट करके इसे रिप्लेस करेंगे, ऑटोमैटिकली ये जो स्टेटस है इसका शो करने लगेगा इन प्रोग्रेस, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे शो करेगा आपको कंप्लीटेड, और किसी कारण से अगर फेलियर हो गया तो वो फेलियर करके भी शो करेगा आपको। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि सारे जो भी ट्रांज़ैक्शन है वो उनके प्रॉपर अकाउंट्स में है और कोई भी जो भी ट्रांज़ैक्शन है वो गलत अकाउंट में ना शो करे आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे। और अगर आपकी बिज़नेस जो है ओवरसीज़ ट्रेडिंग में है, तो आपको जैसे पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हम करेंसी एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि जो भी रिसीवेबल्स, पेएबल है, जो भी फॉरेन करेंसीज़ के रिलेटेड ट्रांज़ैक्शंस है आपके, उनको हम रीवैल्यूएट कर सकें उनके बैलेंसेस को। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके लिए मेक एन एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंसी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे अभी के लिए फ़िलहाल मैं यूएसडी करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और आज का डेट हमने सेलेक्ट कर लिया। आप इस पे फाइनेंशियल ईयर एंड का डेट सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे यूएसडी के लिए उस डेट पे क्या एक्सचेंज रेट है ये वैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपका इनेबल है ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट, पर आप इसमें चाहें तो मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे नोट्स मेंशन कर देंगे कि करेंसी एडजस्टमेंट कर रहे हैं एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको सारे जो भी रिसीवेबल्स हैं, जो कि ओवरसीज़ कस्टमर्स और वेंडर्स के अमाउंट हैं, वो आपको शो करने लगेंगे और जो भी बैंक है जो कि आपने फॉरेन करेंसी में क्रिएट कर रखे हैं, वो भी सारे शो करने लगेंगे। तो आपको बस इनको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आप सेलेक्ट करने के बाद आप मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका अभी एक्जिस्टिंग जो बैलेंस है यूएसडी में वो शो कर रहा है, बैलेंस इन आईएनआर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम इसे सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट करेंगे तो रीवैल्यूड बैलेंस जो है आपके उनकी एंट्रीज जो है आईएनआर में पोस्ट हो जाएंगे आपके रिपोर्ट सेक्शन पे, और जो डिफरेंस होंगे पहले के अमाउंट और रीवैल्यूड बैलेंस के अमाउंट में, वो आपके एक्सचेंज गेन और लॉस में ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएंगे। तो हम मेक एन एडजस्टमेंट कर सकते हैं और एक बार एडजस्टमेंट हो जाए तो ऑटोमैटिकली ये आपके एंट्री के जो एक्सचेंज गेन और लॉस है वो पोस्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेन और लॉस यहाँ पे शो कर रहा है और एट द सेम टाइम ये आपके पी&एल रिपोर्ट में भी एक्सचेंज गेन और लॉस अकाउंट में आता है, जो आप लेटर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बैंकिंग मॉड्यूल पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो बैंक रिकन्सिलिएशन है वो प्रॉपर्ली हुए हैं कि नहीं। और अगर आपने जो बैंक को ज़ोहो बुक्स के साथ लिंक कर रखा है तो सारे जो भी ट्रांज़ैक्शंस फेच हुए हैं पोर्टल्स आई मीन आपके बैंक अकाउंट से ज़ोहो बुक्स में, उनको आपने प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ या मैच किया है कि नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ अनकैटेगराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपॉज़िट और विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शन है। तो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के डेट में कोई भी अगर अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट विथड्रॉल पे, तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। डिपॉजिट को क्लिक करके आप उनको या तो पॉसिबल मैचेस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एंट्री है तो पॉसिबल मैचेस में आ जाएँगे, आप उनको सेलेक्ट करके मैच कर देंगे। और अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे कोई विथड्रॉल एंट्री है जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, एक्सपेंस एंट्रीज़ वगैरह, तो आप उसको कैटेगराइज़ मैनुअली पे जाके यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट और एक एक्सपेंस कैटेगरी सेलेक्ट करके बाकी डिटेल्स डाल के इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप सारे जो भी डिपॉज़िट, विथड्रॉल एंट्री को अगर एक बार कैटेगराइज़ करते हैं, तो रिकन्सिलिएशन के समय में काफ़ी आसानी हो जाती है और इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपकी बैंक के बैलेंसेस हैं, वो आपके एक्चुअल बैंक बैलेंस से मैच कर रहे हैं। ज़ोहो बुक्स और बैंक के बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कुछ ट्रांज़ैक्शन रूल्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपके इस तरीके से कोई भी डिपॉज़िट और विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शन है और आप चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर पे उनको मैनुअली कैटेगराइज़ करने के बजाय सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली उनको चेक करके उन्हें मैच या कैटेगराइज़ कर दे। तो वो कैसे करके कर सकते हैं, हम मैनेज ट्रांज़ैक्शन रूल पे चले जाएँगे यहाँ पे और यहाँ पे आप न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक रूल क्रिएट किया डिपॉज़िट एंट्री के लिए, तो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ। रूल नेम हमने रखा हुआ है रेंट रिसीव और डिपॉज़िट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आपको अगर कोई किसी से रेंट रिसीव होता है या फिर मान लीजिए विथड्रॉल के लिए हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं, विथड्रॉल हो रही है, तो उनके लिए भी हम रूल सेट कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए हमने डिपॉज़िट ली हुई है, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर दिया है। ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया मैच, तो एनीवन करेंगे तो उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया मैच होगा। तो ऑल कर दिया हमने, पेयी का नाम सेलेक्ट कर लिया हमने कंटेंट स्मिथ एंड देन अमाउंट में हमने डाल दिया 5,000 रुपए इक्वल अगर होंगे, तो ऑटोमैटिकली इसको रिकॉर्ड एज़ अदर इनकम पे कर दिया जाएगा और अकाउंट जो है अदर चार्जेस ले लिया जाएगा। तो इस केस में आप कोई भी दूसरा अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे या डायरेक्टली कैटेगराइज़ कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमैटिकली कैटेगराइज़ हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं और ज़ोहो बुक्स इससे ऑटोमैटिकली कैटेगराइज़ कर देगा। और अगर आप इन्हें रिकॉग्नाइज़ ट्रांज़ैक्शन पे सेलेक्ट करते हैं, तो ज़ोहो बुक्स उसे रिकॉग्नाइज़ कर देगा, बाद में आप उनको बल्क सेलेक्ट करके कैटेगराइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए हम इस तरीके के ट्रांज़ैक्शन रूल बना सकते हैं, जैसे कस्टमर एडवांस है, किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र होके अमाउंट आया, जैसे कैश से बैंक में इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, तो इनके लिए हम ट्रांज़ैक्शन रूल सेटअप कर सकते हैं। और सेम जो है विथड्रॉल के लिए भी हम ट्रांज़ैक्शन रूल बना सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक्सपेंस, ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, कार्ड पेमेंट, ओनर ड्राइंग करके इस तरीके से कुछ कैटेगरीज़ है जिन पे आप इनको रूल सेटअप करके कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो एक बार रूल्स वगैरह क्रिएट हो जाए तो इस तरीके से कोई भी अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांज़ैक्शन है, तो वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा रिकॉग्नाइज़ के अंदर में, जिसको आप सेलेक्ट करके कैटेगराइज़ कर सकते हैं इमीडिएटली। ट्रांज़ैक्शन रूल के बाद हम जो कवर करने वाले हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन। तो जी इसके लिए हम सेटिंग्स पे जा सकते हैं और यहाँ पे बैंकिंग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद रिकंसाइल अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आप इनिशिएट रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, और जिसमें आपको रिकंसिलिएशन का स्टार्ट डेट, एंड डेट और क्लोजिंग बैलेंस पूछा जाता है। वो आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरे एंट्रीज शो करने लगेंगे, जिसमें जो भी आपने स्टार्ट डेट, एंड डेट डाली है उसकी पीरियड शो करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप मंथली मंथली रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो बेहतर है, और अगर आप पूरे ईयर की एक बार में रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हर मंथ के लिए रिकंसिलिएशन कीजिए, ताकि ईयर एंड पे अगर कोई रिकंसिलिएशन बाकी रह गया है, जैसे लास्ट के कुछ महीने के रिकंसिलिएशन बाकी रह गए हैं, तो हम उनको चेक करके अपनी ये फाइनेंशियल ईयर को जो है वो क्लोज़ कर सकें प्रॉपर्ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ट्रांज़ैक्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिफरेंस जो है वो 0 शो कर रहा है। तो अगर कोई भी एंट्रीज़ अगर मिसिंग है तो डिफरेंसेस शो करने लगेंगे आपको, तो फिर रिकंसिलिएशन कंप्लीट नहीं होगा आपका, क्योंकि डिफरेंस है। तो सारे एंट्रीज़ अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, तभी जाके आपके डिफरेंसेस जो है 0 होते हैं, और उसके बाद हम इसे रिकंसाइल पे क्लिक करके रिकंसिलिएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद ही हम इनिशिएट रिकंसिलिएशन करके नेक्स्ट पीरियड के लिए रिकंसिलिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मंथली मंथली कर रहे हैं तो एक पीरियड की जो रिकंसिलिएशन है 1 मंथ की कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट मंथ पे जा सकते हैं। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि ज़ोहो बुक्स के जो भी आपके बैलेंसेस है वो प्रॉपर्ली आपके बैंक के अकाउंट बैलेंसेस से मैच हो रहे हैं। तो जो भी आप सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री और जो भी बैंकिंग रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते समय अगर आप चाहते हैं कि इन ट्रांज़ैक्शन पे कोई भी कुछ एडिट ना कर पाए, कोई भी इसे डिलीट ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए लॉकिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट मॉड्यूल के अंदर में ही हमारे पास ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग फीचर है। तो मान लीजिए कि आपने सेल्स मॉड्यूल पूरा चेक कर लिया, आपने रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए आपने सेल्स की पूरी एंट्रीज़ चेक कर लिए हैं, आप चाहते हैं उनको लॉक करना है। तो आप इंडिविजुअल मॉड्यूल वाइज़ लॉक कर सकते हैं, परचेस हो गया, परचेस लॉक कर दें। तो इस तरीके से आप सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल वाइज़ आप सेल्स, परचेस, बैंकिंग और अकाउंटेंट को लॉक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारे होने के बाद एक ही बार में हम लॉक करें, तो आप स्विच टू लॉक ऑल ट्रांज़ैक्शन पे जाके यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे, और कोई जो डेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके कोई भी एंट्रीज़ एडिट ना कर पाएँ 1 अप्रैल के बाद, आने वाले साल के बाद, तो आप 1 अप्रैल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे लॉक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे लॉक पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके ट्रांज़ैक्शन 1 अप्रैल से पहले के होंगे वो सारे जो है लॉक हो जाएँगे। यानी कि 31st मार्च से पहले के जितने भी 31st मार्च या उससे पहले के जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो सारे लॉक हो जाएँगे। और अगर आपको अनलॉक करना होगा तो उसपे क्लिक करके आप वापस से अनलॉक करके उसे चेंजेज़ करके वापस लॉक कर सकते हैं, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी अनलॉक करने की। ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग के बाद जीएसटी फाइलिंग मॉड्यूल एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी आपकी फाइलिंग है, जैसे जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है, उन सबको आपने, या एनुअल रिटर्न्स वगैरह है, उनको आप प्रॉपर्ली आपने मार्केस फाइल कर रखा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जीएसटीआर 3 भी अगर किसी को अपने मार्केस फाइल करना भूल गए हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज़ वगैरह हैं, वो यहाँ पे फेच नहीं होती हैं पोर्टल से। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आपके एनुअल रिटर्न है, जो कि आप 31 दिसंबर में फाइल करते हैं, तो वो उनका स्टेटस क्या है, उनको फाइल किया गया है कि नहीं। तो आप यहाँ पे एनुअल रिटर्न पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वो फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपने इसे फेच समरी की होगी तो आपको स्टेटस ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फाइलिंग हुई है कि नहीं है। और इस तरीके से जीएसटीआर 3 भी में, जीएसटीआर 1 पे सबको आपको इस तरीके से समरी दिखती है, जहाँ पे स्टेटस दिखता है फाइल्ड है, अनफाइल्ड है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि सारे जो भी रिटर्न्स है आपके फाइनेंशियल ईयर एंड तक, सारे जो भी उनका स्टेटस फाइल्ड है। इसके अलावा जैसे आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे मान लीजिए कि आपकी जैसे टर्नओवर जो है 5 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर पे तो आपको ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, पर आप आने वाले फाइनेंशियल ईयर से आपको ई-इनवॉइसिंग भी करनी है, तो उसके लिए आपको पहले से इनेबल करना होगा ज़ोहो बुक्स में। तो सेटिंग्स पे जाके आप ई-इनवॉइसिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इनेबल ई-इनवॉइसिंग फीचर पे जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप अपना टर्नओवर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं, तो आप ये सेलेक्ट करके किस डेट से आप ई-इनवॉइसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार डेट वो सेलेक्ट करके ई-इनवॉइसिंग इनेबल करते हैं, तो आप इनवॉइस एक बार ये इनेबल हो जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि इसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एपीआई यूज़र नेम क्रिएट करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आईआरपी पोर्टल पे जाके जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ज़ोहो के नाम से।
तो आपको जब एपीआई यूज़र नेम मिल जाए तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उनकी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे और सेव एंड वैलिडेट कर देंगे। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाए आईआरपी पोर्टल से, उसके बाद आप ज़ोहो बुक्स से अपनी इनवॉइसिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे कैसे आपको एपीआई यूज़र नेम क्रिएट करना अगर ये जानना है तो नीचे एक हेल्प डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। इसमें हमने दे रखा है कि किस तरीके से आपको ज़ोहो को एज़ अ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर रजिस्टर करना है और जो एपीआई यूज़र नेम है वो जनरेट करना है। एक बार ये कनेक्ट हो जाए आपके तो आप क्या कर सकते हैं कि इनवॉइस मॉड्यूल में अगर आएँगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं एज़ ऑफ नाउ ये कनेक्ट टू आईआरपी दिख रहा है पर बाद में आपको यहाँ पे पुश टू आईआरपी का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसे आईआरपी पोर्टल पे पुश कर देंगे, तो आपको इनवॉइस के नीचे उसकी नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह वो सारी डिटेल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आयरन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट वगैरह मिल जाते हैं। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे आप इनवॉइसिंग अगर करना चाहते हैं ज़ोहो बुक से, तो इस तरीके से आप उसे इनेबल कर सकते हैं। अब हमने रिसीवेबल, पेएबल्स, बैंकिंग, इन्वेंटरी, ट्रांज़ैक्शन, ये सारी चीज़ें अभी क कवर कर ली हैं, जीएसटी फाइलिंग वगैरह। अब हम रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कुछ रिपोर्ट्स जो भी आपको चेक करने रहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट रिपोर्ट है, कैश फ्लो रिपोर्ट है, जिनको आप वेरीफ़ाई करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे अगर आप जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन पे, तो आप उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं ईयर वाइज़। आप अपना डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर का और यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे अगर प्रीवियस ईयर लेते हैं और जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आप 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपैरिज़न कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे तो इस तरीके क्योंकि हम यहाँ पे हमने पीरियड दिया हुआ है 1 ईयर, तो अगर हम ये 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर के साथ में हम कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप शेड्यूल रिपोर्ट मतलब ये रिपोर्ट को अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें अपने अकाउंटेंट या फिर स्टेक होल्डर्स वगैरह को शेयर करना चाहें ये रिपोर्ट्स वगैरह, तो यहीं पे शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है। यहीं से हम डेट डाल सकते हैं कि किस डेट में हमें ये रिपोर्ट भेजना है। फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे और ईमेल रेसिपिएंट के नाम डाल देंगे। तो सारे जो भी यूज़र्स आपके ज़ोहो बुक्स में हैं, वो सारे इसके अंदर शो करने लगेंगे। जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। इनके अलावा एडिशनल रेसिपिएंट की मेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फॉर्मेट सेलेक्ट कर देंगे कि रिपोर्ट की क्या फॉर्मेट होंगी, पीडीएफ, एक्सएलएस। उसके बाद ये सेव कर देना और ये रिपोर्ट उनको शेयर हो जाएँगे। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन रहता है, तो इस पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो जो भी आपके यूज़र होंगे उनको शेयर कर सकते हैं और परमिशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि उनको व्यू ओनली देना है या फिर व्यू और एक्सपोर्ट का एक्सेस देना है, तो ये आप शेयर कर सकते हो। आप अपने अकाउंटेंट को एक्सेस देना चाहते हैं इन रिपोर्ट्स में, तो आप उनको एज़ अ अकाउंटेंट इनवाइट कीजिए और इनको रिस्ट्रिक्टेड रोल के साथ में रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉफ़िट एंड लॉस के तरह ही आप बैलेंस शीट वगैरह भी फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपैरिज़न का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर भी शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें अपने जो भी स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं उनको शेयर कर सकते हैं। नाउ अभी हमने जो भी डिस्कस किया है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें उनके रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा अभी नया फाइनेंशियल ईयर जो है कैसे स्टार्ट करना है अभी हम वो जानेंगे, ठीक है? तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड करने से के साथ-साथ आपके नए फाइनेंशियल ईयर को कैसे स्टार्ट करना है वो भी काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़ोहो बुक्स में बेसिकली जो भी इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग है वो ऑटोमैटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी सारे ट्रांज़ैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया रिसीवेबल्स, पेएबल्स वगैरह, ये प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है। जैसे आप ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ऑटोमैटिकली कैरी फॉरवर्ड होके नए फाइनेंशियल ईयर पे एज़ एन ओपनिंग आ जाता है। तो मैनुअली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमैटिकली इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तो हम चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर पे नए नंबर सीरीज़ से स्टार्ट हो। तो आप चाहते हैं कि आपके इनवॉइसेज़ जो है 01 से स्टार्ट हो या फिर आप फाइनेंशियल ईयर की जो आपके प्रीफिक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर में हमारे पास ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ एक ऑप्शन रहेगा कस्टमाइज़ेशन के अंदर में, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ है या जिस पे आप चेंजेस करना चाहते हैं, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रीफ़िक्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रीफ़िक्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर और स्टार्टिंग नंबर जो है कौन-सा रखना चाहते हैं, वो 001 इस तरीके से कर लेंगे। तो अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर पे 1000 इनवॉइसेज़ के आस-पास बनते हैं, तो आप 0001 इस तरीके से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
और ज़ोहो बुक्स में ही एक नया फीचर भी हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसके यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि जो नए फाइनेंशियल ईयर है, उस पे ऑटोमैटिकली जो नंबर है वो उनको जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमैटिकली रीसेट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स आपको मैनुअली ऐड नहीं करना है, इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्लेस होल्डर्स डाल सकते हैं। जैसे आने वाले फिजिकल ईयर स्टार्ट, तो हम क्या कर देंगे, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे स्लैश डाल दिया और फिर यहाँ पे क्लिक करके फिजिकल ईयर एंड डाल दिया हमने, तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर हो गया। और नेक्स्ट नंबर क्या हमें सेट करना है, जैसे 1 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल जो नंबर है वो रिस्टार्ट ईयरली बेसिस में होता है, तो अगर आपने एक बार ये सेट कर दिया तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पे ऑटोमैटिकली ये रीसेट हो जाएगा और फिर से स्टार्टिंग नंबर 01 से स्टार्ट हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये जो ऑटोमैटिकली आपकी ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ जो है अपडेट होते हैं, ये ज़ोहो बुक्स के प्रीमियम प्लान, ज़ोबोस के एलीट प्लान और अल्टीमेट प्लान पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर इन प्लान पे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़ोहो बुक्स के स्टैंडर्ड प्लान या फिर प्रोफेशनल प्लान पे, तो आप इसे मैनुअली यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर आने वाला है आगे, आप उन फाइनेंशियल ईयर पे इस तरीके से 25-26 डैश करके आप 001 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैनुअल भी ये हो जाता है। ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ सेट करने के बाद, जैसे आप चाहते हैं कि अपने जो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, उनको अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ शेयर करें, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स वगैरह के साथ में। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि जर्नल एंट्रीज़ पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोहो बुक्स में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, वो आपके रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स में आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे मूव हो जाते हैं। तो आपको एक जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। 1st ऑफ अप्रैल में एक जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, जो भी नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे रिटेन अर्निंग, एंड यहाँ पे कितना आपको डेबिट करना है वो आप डाल देंगे, और किनके साथ शेयर करना है, जैसे पार्टनर्स वगैरह हैं तो उनके शेयर होल्डर्स वगैरह, उनकी जो भी अकाउंट्स है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो है वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी प्रॉफिट है वो शेयर हो जाएँगे आपके पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स के साथ में। प्रॉफिट शेयरिंग के बाद हम एक और चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आप अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे बजट सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक कोई सेल्स अकाउंट के लिए कोई टारगेट, सेल्स के लिए आप टारगेट सेट करना चाहते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे हम 2 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव करेंगे, या फिर एक्सपेंसेस के लिए आप सेट करना चाहते हैं कि हमारा जो बजट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, हम उससे जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में हम 1 लाख का ही खर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बजट सेट कर सकते हैं। तो बजट फीचर जो है वो आपको अकाउंटेंट मॉड्यूल पे मिलता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बजट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप न्यू बजट पे क्लिक करके नया बजट बना सकते हैं। तो बजट का नाम आप डाल देंगे यहाँ पे, फिस्कल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कौन से ईयर के लिए आप क्रिएट करने वाले हैं, तो जैसे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं तो वो हम सेट कर देंगे। बजट पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, क्वार्टरली, मंथली जो भी है वो आप सेट कर लेंगे। तो अगर क्वार्टरली बजट आपको सेट करना है तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट डाल सकते हैं। तो अगर आपको सारे सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, स्पेसिफिक चाहिए तो उन अकाउंट्स में क्लिक करके उनके लिए बजट सेट कर सकते हैं। तो हमने इस पे अपडेट कर दिया। एक्सपेंसेस के लिए भी हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया, इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे हमने बजट का नाम सेट कर दिया। ठीक है, तो बजट 25-26 इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया, एंड देन हम इसे क्रिएट बजट कर देंगे। तो जैसे बजट आपकी क्रिएट हो जाए, उसके बाद इस तरीके से आपको ये पूरे शो करने लगते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू जो है प्री फिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स एक्चुअल, तो प्रीवियस इससे आने वाले पहले फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी जो भी एक्चुअल वैल्यूज़ थी, जैसे कि एक्चुअल में जो सेल हुए थे, उनको हम प्री फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर के आपको वैल्यू जो है ऑटोमैटिकली इसमें फिल करने हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट बेसिस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्री फिल कर देंगे। तो पहले के जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे फिल हो जाएँगे, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ वगैरह है ना, वो हम यहाँ पे ऑटो फिल करने के लिए हमारे कुछ और भी ऑप्शंस रहते हैं। जैसे हम अप्लाई फिक्स अमाउंट फॉर ईच पीरियड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम जैसे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करें 10,000, तो ये ऑटोमैटिकली सारे मतलब उस क्वार्टर पे जो भी आप बजट सेट करें उस पे सारे इक्वली अप्लाई हो जाएँगे। दूसरा जो ऑप्शन रहता है एडजस्टमेंट अमाउंट का रहता है कि फर्स्ट पीरियड का अमाउंट क्या रहेगा, राइट? तो वो हम जैसे फर्स्ट पीरियड अमाउंट हमारा है 10,000, और हर पीरियड में हम चाहते हैं कि उसमें 1,000 ऐड होता जाए। तो इस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप रिफ़िल कर सकते हैं, वैल्यू अप्लाई करेंगे तो पहले के जो भी फर्स्ट वाले जो पीरियड है उसके लिए
जो भी आपने फर्स्ट मंथ की वैल्यू सेट की होगी वो आएँगे और उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू होगी वो ऐड होते जाएँगे उसमें। इसी तरीके से हम जो ये ऑप्शन है परसेंटेज के बेसिस में भी कर सकते हैं कि पहली जो फर्स्ट पीरियड की अमाउंट है वो क्या होने वाली है और उसके बाद हर पीरियड पे हमारे कितनी वैल्यू जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो 10% उस पे ऐड होते जाने चाहिए। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे जो है अप्रैल टू जून के लिए हमारे 10,000 है और उसमें ऐड होते जाएँगे 10% का। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वाइज़ सेट कर सकते हैं, अमाउंट वाइज़ सेट कर सकते हैं या फिर फिक्स अमाउंट जो है वो भी प्रेफ़र कर सकते हैं। तो एक बार ये बजट सेट हो जाए, बजट सेट होने के बाद आप उसे सेव कर देंगे और क्योंकि सारे वैल्यू जो है प्रीफ़िल हो गए। अब अगर हम बजट पे जाएँगे, तो जो भी हमने बजट सेट किए होंगे, उन बजट के लिए हम बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जैसे हमने कोई भी एक बजट बना रखा है, अगर हम इस पे क्लिक करके व्यू बजट वर्सेस एक्चुअल करेंगे, तो ये आपको बजट रिपोर्ट में रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आप बजट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और ओवर बजट है या अंडर बजट है, वो आपको यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बजट के लिए आप अगर आपके मल्टीपल बजट्स हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बजट सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं और कोई ओवर बजट है, अंडर बजट है, वो आप यहाँ पे चेक करके इंश्योर कर सकते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये सारे बजटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने बजट क्रिएट कीजिएगा ताकि आप अपने बिज़नेस के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें, ताकि आपकी बिज़नेस जो है और भी ग्रो कर सके। आज के इस सेशन पे हमने देखा कि किस तरीके से आप अपने रिसीवेबल्स मैनेज कर सकते हैं, पेएबल मैनेज कर सकते हैं। ईयर एंड पे आप इन्वेंटरी को चेक करके किस तरीके से वैल्यू एडजस्टमेंट, क्वांटिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज़ वगैरह होते हैं, उनको कैसे चेक करना है और कोई अगर एंट्री गलत पोस्ट हुई है, तो कैसे उनको बल्क अपडेट करना है। बैंक रिकंसिलिएशन आपको कैसे करना है और उसके बाद अगर आपके कोई भी ट्रांज़ैक्शन कैटेगराइज़ या मैच नहीं है, तो उनको कैटेगराइज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कवर की हैं। ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग अगर सारी चीज़ें हो गई, तो ट्रांज़ैक्शन लॉक कर सकते हैं हम ताकि उन पे कोई चेंजेस ना कर सकें यूज़र। जीएसटी फाइलिंग वगैरह इसके बारे में हमने डिस्कस की है, इनवॉइसिंग और फिर रिपोर्ट्स वगैरह कैसे आपको अपने स्टेक होल्डर्स को शेयर करना है, शेड्यूल करना है उनके साथ रिपोर्ट। नए फाइनेंशियल ईयर पे कैसे आपको ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ बनानी है और कैसे आपको अपनी प्रॉफ़िट शेयरिंग करनी है और बजट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन पे डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स है, तो अब आप अपनी क्वेरीज़ को Q&A टैब में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यजनेश जी का क्वेश्चन है वेदर वी कैन पुट न्यू ओपनिंग बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आई गेस ये मैंने सेशन पे ही कवर कर लिया था कि आपको ज़ोहू बुक्स में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे कुछ भी क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली इसे क्लोज़ करता है और आपको नए फाइनेंशियल ईयर पे मूव कर देता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके बैलेंसेस। तो आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो भी आपके ट्रांज़ैक्शन है, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, ज़ोहो बुक्स में सारे सेल्स एंट्रीज़ रिकॉर्डेड है, परचेज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है आपके। उनके लिए जो भी रिसीवेबल, पेएबल्स हैं, आपने सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं। आपके जो भी इन्वेंटरी हैं, वो सारे प्रॉपर्ली एडेड हैं ताकि आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे जब ओपनिंग स्टॉक्स वगैरह जो है ऐड होंगे, तो उन पे कोई भी डैमेज स्टॉक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर सारे एंट्रीज़ आपने प्रॉपर्ली कर रखे हैं, तो जो नई फाइनेंशियल ईयर पे जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, प्रॉपर होंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली आपके लिए करता है। कोमल जी का क्वेश्चन है, हाउ टू राइट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑडिट फी पेएबल। आई गेस ये आपकी कुछ ऑडिट फी है जो आपको पे करनी है, पर किसी कारण से आप उनको पे नहीं कर रहे हैं अभी ऑडिटर को, तो उसके कारण आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंट पे जाइएगा, यहाँ पे मैनुअल जर्नल्स पे आपको जाना है, न्यू जर्नल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नोट्स वगैरह मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे ऑडिट फ़ी जो भी आपके होंगे वो आप डाल दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं जैसे कि ऑटोमोबाइल एक्सपेंस ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आपको जिस अकाउंट में मूव करना है, जैसे ऑडिट फ़ी अगर आपको रिड्यूस करनी है, तो ऑडिट फ़ी वाली अकाउंट यहाँ ले लीजिएगा और वैल्यू जो है वो डेबिट साइड में आप डाल दीजिएगा कितनी ऑडिट फ़ी है, जैसे हमने इतने डाल दिए और किस अकाउंट में वैल्यू मूव करना है। तो राइट ऑफ के लिए जो भी अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं, उस अकाउंट को यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो हमने इनकम ले लिया, अभी के लिए फ़िलहाल मैं अदर चार्जेस में डाल दे रहा हूँ, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है? तो एक बार ये हो जाए तो हम इसे सेव एंड पब्लिश कर देंगे और जैसे सेव एंड पब्लिश करेंगे तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी पेंडिंग बिल्स होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिल्स वगैरह बना रखे हैं ऑडिट फ़ी के लिए, तो आप ये उस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर सीधे जर्नल एंट्री पोस्ट कर दीजिएगा। इससे आपकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएँगे।
तो आप उसे अप्लाई टू बिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमारी एंट्री पोस्ट हो जाएँगी, जो हमने पहले की थी राइट ऑफ वेंडर बैलेंस के लिए, सेम वही एंट्री है। आपको बस अकाउंट्स पेएबल लेना है, अदर चार्जेस अकाउंट जो भी आप अकाउंट लेना चाहते हैं राइट ऑफ के लिए वो लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से अप्लाई टू बिल हो जाएगा और बिल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा आपके ऑडिट के। एक और क्वेश्चन है मनीष कुमार जी का, लास्ट ईयर वी हैव मैनेज आवर बुक्स ऑन अदर सॉफ्टवेयर, नाउ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 वी आर विलिंग टू मैनेज आवर बुक्स ऑन ज़ोहो, हाउ कैन आई अपडेट माय ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम टैली और अदर सॉफ्टवेयर टू ज़ोहो? ठीक है, देखिए बेसिकली अगर आप टैली या कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ज़ोहो पे मूव होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है वो हमें ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना होता है। तो ये आप इंश्योर कीजिएगा कि सेटिंग्स में जाके आपने प्रॉपर्ली ओपनिंग बैलेंस डाला है। तो सेटिंग्स पे ओपनिंग बैलेंस में हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे एक माइग्रेशन डेट का फ़ील्ड दिखेगा। माइग्रेशन डेट पे आपको 31 मार्च लेना है, तो क्योंकि आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 अप्रैल आपकी ओपनिंग की डेट है। माइग्रेशन डेट आपको लेनी है 31st ऑफ मार्च 2025, ठीक है? और एक बार ये हो जाए तो सारे जो भी बैलेंसेज़ है, जैसे एसेट के बैलेंसेज़ है, वो आप डेबिट साइड में अपडेट कर सकते हैं। बैंक के बैलेंसेज़ है, वो आप इस पे क्लिक करके बैंक के डेबिट साइड में अपडेट कर सकते हैं। तो इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ जो हैं, उनके जो भी अकाउंट है, उनके क्रेडिट साइड में अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएँगे। बाकी रिसीवेबल्स और पेएबल्स के लिए अगर आपको ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना है, जैसे कि कस्टमर्स और वेंडर्स के लिए, तो आपको पता होगा कि ज़ोहो बुक्स में सारे कस्टमर्स के लिए एक ही रिसीवेबल अकाउंट है और सारे वेंडर्स के लिए एक पेएबल अकाउंट है, तो हम इनसे सेपरेटली ट्रैक नहीं करते हैं, सबका एक कंबाइंड अकाउंट रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट ओपनिंग बैलेंस में क्लिक करके आप एक सैंपल फाइल डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे सारे एक फॉर्मेट दी होती है जिसमें माइग्रेशन डेट और कस्टमर के नाम और अकाउंट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो सारे कस्टमर्स के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल लेंगे, कॉन्टैक्ट के नाम पे उनका जो भी कॉन्टैक्ट का डिस्प्ले नेम है वो लेंगे, ज़ोहो बुक्स में जो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड है उनका नाम लेंगे और कितनी ओपनिंग बैलेंस डालनी है वो डाल देंगे। एक बार ये हो जाए तो हम इसे इम्पोर्ट कर लेंगे। पेएबल्स के लिए भी सेम आपको एक्सपोर्ट करनी है फाइल को, यहाँ से इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सैंपल फाइल दी हुई है। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे ये फाइल डाउनलोड होंगी तो उसमें आप क्या करेंगे, अपना डेटा जो है वो अरेंज करेंगे। जैसे कि माइग्रेशन डेट डाल देंगे। अकाउंट्स में अकाउंट्स पेएबल लेंगे, जैसे मैंने बताया वेंडर्स के लिए अकाउंट्स पेएबल है। ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, वेंडर का नाम डाल देंगे और करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे आईएनआर। अगर कोई दूसरी करेंसी है तो वही करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार वो हो जाए तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपके ज़ोहो बुक्स में ऐड हो जाएँगे। कस्टमर्स के, वेंडर्स के और एसेट, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ इन सब के बैलेंसेस ऐड हो जाएँगे। अगर आपको मैनुअली नहीं करना है तो आप इम्पोर्ट ओपनिंग बैलेंस में क्लिक कर सकते हैं और जैसे हमने कस्टमर्स के रिसीवेबल्स और वेंडर के पेएबल्स के लिए हमने इम्पोर्ट किया, वैसे आप चाहें तो एक फ़ाइल जो है बल्क में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो सारे एसेट, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ वगैरह सारे के ओपनिंग बैलेंस भी आप इस फ़ाइल के थ्रू इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैनुअली नहीं करना है तो सैंपल फ़ाइल यूज़ करके इम्पोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे ओपनिंग बैलेंसेस अपडेट कर सकते हैं। और अगर कस्टमर लेवल पे आपको ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना है तो एक और ऑप्शन रहता है आपके पास। तो सेल्स के अंदर में जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं तो उस समय भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो बाकी अकाउंट्स के लिए हम सेटिंग्स से कर सकते हैं वहाँ पे, और कस्टमर्स के लिए चाहते हैं तो यहाँ से भी ओपनिंग बैलेंस अपडेट कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि ओपनिंग बैलेंस डालने से पहले आपने डेट जो है वहाँ पे माइग्रेशन डेट 31st मार्च सेलेक्ट कर लिया है। 1 अप्रैल मत कीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल आपका ओपनिंग का डेट है। उस डेट में अगर आप 1 अप्रैल लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आगे रिपोर्टिंग में। तो बेहतर है आप उसमें 31 मार्च लीजिए, तो जो भी क्लोजिंग है वो ऑटोमैटिकली 1 अप्रैल पे एज़ अ ओपनिंग अपडेट हो जाएँगे। तो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमैटिकली करता है, आपको नहीं करना है वैसा। हाउ टू चेंज ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी? ओपनिंग कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ना, बेसिकली वो आपके जो भी स्टॉक बैलेंस पड़ा होगा, जैसे इन्वेंटरी में जितने भी स्टॉक पड़े हुए वो ऑटोमैटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ऑटोमैटिकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे ओपनिंग आ जाता है। जैसे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से आप ज़ोहो बुक्स में आ रहे हैं, तो उस समय अगर आपकी कोई ओपनिंग स्टॉक है, तो उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं? उसे करने के लिए आइटम्स मॉड्यूल पे जाना है यहाँ पे। आप जब नया आइटम क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ उस समय आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आपके पास ओपनिंग पहले के 50 के ओपनिंग स्टॉक है, तो वो आप डाल देंगे और पर यूनिट की क्या रेट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं आइटम्स के लिए। अगर आपको बल्क में करना हो, तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आइटम्स मॉड्यूल पे ही यहाँ 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट आइटम्स पे क्लिक करके एक सैंपल फाइल डाउनलोड करनी है। इस सैंपल फाइल में आपको आइटम्स की पूरी डिटेल डालनी है, जैसे आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, सेल्स प्राइस, परचेज़ प्राइस, उनकी एसकेयू, एचएसएन कोड वगैरह, और उनकी जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आप डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। पर ये तब कीजिएगा जब आपने ओपनिंग माइग्रेशन डेट सेट कर ली हो पहले से।
तो इस तरीके से आप आइटम्स के लिए ओपनिंग अपडेट कर सकते हैं और क्लोजिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होते हैं जो भी बचे हुए स्टॉक है। पर अगर आपको एडजस्टमेंट करके नए फाइनेंशियल ईयर पे कोई ओपनिंग जो है दूसरी कुछ शो करनी है, जो अभी एक्जिस्टिंग है वो नहीं शो करनी है, तो आप इन्वेंटरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस की थी, अगर आपको कोई भी डैमेज स्टॉक को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, या कोई एक्सपायर्ड स्टॉक है तो उनके लिए यहाँ पे इन्वेंटरी एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं हम, तो चाहे वो वैल्यू एडजस्टमेंट या क्वांटिटी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्वांटिटी पे करना है तो यहाँ पे आप आइटम का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आपको रिड्यूस करनी है वो एडजस्टेड में डाल देंगे, या न्यू क्वांटिटी ऑन हैंड डाल देंगे। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट हो जाएंगी। जितनी आपने क्वांटिटी रिड्यूस की होगी आपके स्टॉक्स में से रिड्यूस हो जाएँगे और जो बचे हुए स्टॉक्स हैं वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। देवेंद्र जी डेप्रिसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उसकी एंट्री करनी है। देखिए ज़ोहो बुक्स में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल हमने एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें आप अपने फिक्स एसेट्स वगैरह जो हैं उ उसको ऐड कर सकते हैं और उनके लिए डेप्रिसिएशंस भी ऑटोमैटिकली बुक हो जाएँगे आपके। तो स आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको फिक्स एसेट क्रिएट करने हैं एंड देन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह सेलेक्ट करना है, डेप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है और कंप्यूटेशन मेथड, डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल के एसेट लाइफ डाल सकते हैं आप। ये ऑटोमैटिकली सॉफ्टवेयर आपके लिए कर देगा। तो ड अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट ज़ोहो बुक्स में क्रिएट क कर रखे हैं, तो डेप्रिसिएशन एंट्री जो है उसके लिए ऑटोमैटिकली बुक होती है। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन देख पाएँगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन की फ़ोरकास्ट भी इस तरीके से देख पाएँगे। तो ये फ़िक्स एसेट जो है वो आपके ज़ोहो बुक्स में प्रोफ़ेशनल एंड अबव प्लान्स में आपको मिल जाता है। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे अगर आपको करना हो तो अगर आप प्रोफ़ेशनल या आई मीन प्रीमियम या अबव प्लान्स में हैं तो आप फ़िक्स एसेट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आप स्टैंडर्ड प्लान यूज़ कर रहे हैं या प्रोफ़ेशनल प्लान यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने जर्नल के थ्रू अगर कोई एसेट बुक किए हैं या फिर आपने परचेज़ बिल रिकॉर्ड किए हैं फिक्स एसेट को बुक करने के लिए, तो आप उसके लिए जर्नल एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो मैनुअल जर्नल पे आपको जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशंस के लिए आप रीज़न डाल देंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस फिक्स एसेट अकाउंट का नाम लेना है जिसके लिए आप डेप्रिसिएशन बुक करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा लैपटॉप है जिसके लिए हमें डेप्रिसिएशन बुक करना है। और इसके लिए हमारे पास एक अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन ये आप अपने एंड पे भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे कितना अमाउंट जो है डेप्रिशिएट करना है और इतनी जो अमाउंट है आपके फिक्स एसेट से रिड्यूस हो जाएँगे। तो आप डेप्रिसिएशन बुक करने के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कीजिएगा फिक्स एसेट के लिए। ओके, ममता जी का क्वेश्चन है कि अगर हम नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं 25-26 का और हमें कुछ एडजस्ट करनी है एंट्री में या कोई एंट्री पोस्ट करनी है, तो क्या उसका ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंजेस आएगा उसमें? कोई भी अगर आप एंट्री करते हैं तो मेरा ख़्याल ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पे आप कोई भी एंट्री करेंगे जो अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के बाद, कोई भी अगर लेटर चेंज करना हो तो उसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस होगा कि नहीं, ये आप जानना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ज़ोहो बुक्स में जो भी बैलेंसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैन वी ऐड हियर कस्टमर एडवांस बैलेंस एज़ वेल? सो आई गेस आप कस्टमर एडवांस के ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि ज़ोहो बुक्स में सेल्स के अंदर में पेमेंट रिसीव्ड मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पे आपको एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे कस्टमर एडवांस पे चले गए, हमने क्या किया कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि एडवांसेस के लिए जो भी आप एंट्री पोस्ट कर रहे हैं वो तो उसको 31st के डेट से पहले के डेट में रिकॉर्ड करना है। 1 अप्रैल को रिकॉर्ड नहीं करना, तो उसको 30th या कोई भी डेट में आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और जो भी कस्टमर के एडवांसेस की बैलेंसेस है, वो आप यहाँ पे बल्क में अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार वो एंट्री कर लें आप उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है? तो डिपॉज़िट टू में आप बैंक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सेव कीजिए और एक बार ये एंट्री पोस्ट हो गए, तो उसके बाद आपके एडवांसेस ज़ोहो बुक्स में रिकॉर्डेड हो जाएँगे और वो जो एडवांस है, वो कस्टमर के लेजर पे जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से अनयूज़ क्रेडिट में दिखेंगे कस्टमर ओपन करने के बाद, जिसको हम फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार ये आप एडवांस एंट्री कर लें, तो जो क्योंकि आपने डिपॉज़िट टू में बैंक सेलेक्ट कर रखा है, तो उससे आपके ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि एक बार ये एडवांस की एंट्री पोस्ट हो जाए, तो सेटिंग्स पे जाके और ओपनिंग बैलेंस में जाके यहाँ पे एक सिंक का ऑप्शन आएगा, या तो आप सिंक कर लीजिएगा या फिर एडिट करके एक बार सिंपली सेव कर दीजिएगा बिना कोई भी चेंज के। एक बार ये हो जाए तो ओपनिंग बैलेंस अपडेट हो जाएँगे आप। तो आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं उनके लिए हम जो भी आपको आंसर किए होंगे, उनसे आप सैटिस्फाई होंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जैसे आंसर नहीं हो पाए हैं, तो आप हमें सपोर्ट टीम पे भी रीच कर सकते हैं। तो
हमारी जो सपोर्ट की ईमेल आईडी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, support.india@zohobooks.com, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी रीच कर सकते हैं। हमारी जो टोल फ्री नंबर है उसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ऐसे बांग्ला बहुत सारे लैंग्वेज अभी सपोर्टेड हैं। तो आप प्लीज़ हमें इन नंबर्स में कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर सपोर्ट ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर कोई क्वेरीज बाकी रह गई तो हम उन पे कोशिश करेंगे कि आपको आपके सारे क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर पाएँ। तो आपने अपना कीमती समय निकाल के आज का ये वेबिनार सेशन ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।